नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया है? 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 मनाया गया है। जो विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 है, ये हर एक 5 वर्ष पर मनाया जाता है, अर्थात 5 वर्ष के अंतराल पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जो सांख्यिकी दिवस है, तो पहली बार सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। अब दिवस आया है तो अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में समझ लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। और 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड नेचर डे। और फिर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये दोनों दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, और जो कपास है, कपास का सर्वाधिक जो उत्पादन है भारत में, तो गुजरात में होता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, और जो भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं, ये विवेक राम चौधरी हैं। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जो 9 अक्टूबर है उस दिन विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसे 24 जनवरी को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। जो विश्व छात्र दिवस है, ये APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो विश्व खाद्य संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि FAO की स्थापना हुई थी, और जो इसका मुख्यालय है ये रोम, इटली में स्थित है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फूलों का त्योहार बथुकम्मा उत्सव का जो आयोजन है कहाँ हुआ है? तो बथुकम्मा उत्सव का आयोजन तेलंगाना में हुआ है। ऑप्शन बी सही है। जो बथुकम्मा उत्सव है, इसे फूलों का त्योहार कहते हैं, और ये माँ पार्वती को समर्पित है, यानी कि बथुकम्मा उत्सव माँ पार्वती को समर्पित है। इस उत्सव का जो आयोजन है, इसमें जो महिलाएं होती हैं ये रंगोली बनाती हैं, फूलों की रंगोलियां बनाती हैं। और इस त्यौहार का आयोजन जो मानसून है, यानी कि जो लौटते हुए मानसून के आगमन पर, या उत्तर पूर्वी मानसून जो आता है दक्षिणी भारत में, तो उसके आगमन पर बथुकम्मा उत्सव का आयोजन तेलंगाना में किया जाता है। अब अन्य बिंदु की बात कर लेते हैं। अब ये मानसून आया है, तो मानसून के बारे में समझ लेते हैं। जो मानसून है, तो मानसून हिंद महासागर से आता है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, स्थित है यहाँ पर। ये अपना दक्षिणी भारत है और ये हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर से जो मानसून होता है उसका आगमन होता है, और जब हिंद महासागर से मानसून आता है और दक्षिणी भारत से टकराता है, तो मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाता है।
एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, इधर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर पश्चिम की तरफ अरब सागर है। तो जब मानसून टकराता है दक्षिणी भारत से, दक्षिणी भारत के तट से, तो दो शाखा में बढ़ जाता है, एक बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और दूसरी जो है ये अरब सागर वाली शाखा। तो जो अरब सागर मानसून की शाखा है ये टकराती है और केरला के मालाबार तट से प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है और ये मध्य भारत और उत्तरी भारत में वर्षा कराती है। और ये जो तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र जिसे पश्चिमी घाट कहते हैं, इस दिशा में वर्षा कराती है जो अरब सागर वाली मानसून शाखा है। और जो दूसरी शाखा है ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा ऐसे किनारे किनारे आती है और यहाँ पर पश्चिम बंगाल से प्रवेश करती है और ये अरावली पर्वत श्रेणी तक वर्षा कराती है, मध्य भारत और उत्तरी भारत को लेकर। जो ये शाखा है ये नागपुर पठार में भी वर्षा कराती है, बंगाल की खाड़ी मानसून वाली शाखा। अब ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, अर्थात जो मानसून आता है हिंद महासागर से, इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब वापस आता है, ये ठंडी के माह में वापस आता है, जाड़े के महीने में, तो इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं या उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। जो उत्तर पूर्वी मानसून है ये उत्तर और पूर्व दिशा से आता है, इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और ये केवल दक्षिणी भारत में वर्षा कराता है, जो दक्षिणी भारत में वर्षा कराता है और खास करके तमिलनाडु के तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। तो इसीलिए जो लौटता हुआ मानसून है, तो लौटते हुए मानसून से दक्षिणी भारत में वर्षा होती है जाड़े के महीने में। यदि जाड़े के महीने में उत्तरी भारत में वर्षा होती है तो ये पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। और जो पश्चिमी विक्षोभ है ये भूमध्य सागर से आता है, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से आता है। और पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा यदि जाड़े महीने में वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। और दक्षिणी भारत में जो वर्षा होती है जाड़े के महीने में, वो लौटते हुए मानसून से होती है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला बिंदु है कि बोनालू उत्सव का आयोजन कहाँ होता है। तो बोनालू जो उत्सव है इसका आयोजन तेलंगाना राज्य में होता है। फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर मध्य प्रदेश में होता है। और थाईपुसम त्यौहार है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो थाईपुसम त्यौहार है ये तमिलनाडु राज्य में इसका आयोजन होता है। सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में होता है। और ये गज उत्सव है, तो गज उत्सव का जो आयोजन है ये असम में हुआ। असम का एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो एक सींग वाला गांडा है वो विश्व प्रसिद्ध है। उसी के लिए जो प्रोजेक्ट हाथी की जो 30वीं वर्षगांठ है, प्रोजेक्ट हाथी की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक गज उत्सव मनाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है जो विश्व प्रसिद्ध है। उत्कर्ष महोत्सव यानी कि उत्कर्ष उत्सव और उन्मेष उत्सव, ये दोनों भोपाल में आयोजन हुआ। और जो इसका उद्घाटन है वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। ये जो तेलंगाना राज्य है ये 2014 के पहले आंध्र प्रदेश का भाग था। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का गठन हुआ 29वें राज्य के रूप में। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई। और तेलंगाना जो राज्य है, तो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं। और तेलंगाना राज्य के अभी हाल ही में जो राज्यपाल बने हैं वो इंद्रसेन रेड्डी हैं। और जो तेलंगाना है यहाँ लोकसभा की 7 सीट है और राज्यसभा की लोकसभा की 17 सीट है। और जो राज्यसभा है इसकी 7 सीट है। और इन दोनों को अगर जो मल्टीपल कर दिया जाए तो 117 आता है। और 117 सीट विधानसभा की है। रिपीट कर लेते हैं, तेलंगाना में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी हैं जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और यहाँ पर जो लोकसभा की 17 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है, इन दोनों को यदि मल्टीपल कर दिया जाता है तो 117 आता है। और 117 सीट विधानसभा की है। तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है ये हैदराबाद में स्थित है और तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है।
अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अबाबील मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो पाकिस्तान देश ने अबाबील मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। जो ये अबाबील मिसाइल है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और जो अबाबील मिसाइल है इसका रेंज 140 किलोमीटर है। यह सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है और जो इसका रेंज है और 140 किलोमीटर है और इसे सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। जो पाकिस्तान की अन्य मिसाइल हैं ये पाकिस्तान की गजनबी और शाहीन, ये भी पाकिस्तान की मिसाइल है। फतेह मिसाइल, खैबर मिसाइल, ये दोनों ईरान की मिसाइल हैं। और जो आयरन डोम सिस्टम है और आयरन बीम सिस्टम, यानी कि आयरन डोम पद्धति और आयरन बीम पद्धति, ये दोनों डिफेंस सिस्टम है और ये दोनों सिस्टम इजराइल देश के हैं। इजराइल देश की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल देश में इजराइल और गाजा के बीच वर्तमान में युद्ध हो रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल और नाग मिसाइल, अग्नि मिसाइल, ये भारत की मिसाइल है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत की शक्तिशाली मिसाइल है सबसे, और ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मास्कोवा नदी के नाम पर पड़ा है। जो इसकी स्पीड है वो 3 मैक है। जो मिसाइल होती है तो मिसाइल 3 प्रकार की होती है, एक सबसोनिक होती है, दूसरा सुपरसोनिक होती है और तीसरा जो है ये हाइपरसोनिक होती है। जो सबसोनिक मिसाइल होती है ये 1 मैक से कम की स्पीड होती है और जो सुपरसोनिक मिसाइल होती है इसकी स्पीड 1 मैक से अधिक होती है और जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी स्पीड 5 मैक से अधिक होती है। तो मिसाइल 3 प्रकार की होती है, सबसोनिक और सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। जो सबसोनिक मिसाइल है इसकी स्पीड 1 मैक होती है। जो सुपरसोनिक मिसाइल है इसकी स्पीड 1 मैक से 5 मैक तक होती है। जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी स्पीड 5 मैक से ऊपर होती है। भारत के पास हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ये नहीं है। जैसे रूस की जिरकान मिसाइल ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। जो ये मिसाइल है सुपरसोनिक मिसाइल, ये भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है और ये नाग मिसाइल है और ये अग्नि मिसाइल है। ये सभी भारत की मिसाइल हैं। पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और आर्मी चीफ मुनीर हैं। सुलेमान पहाड़ी है, ये पाकिस्तान और ईरान देश में स्थित है और सुलेमान पहाड़ी पामीर के पठार से निकला है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? तो 3297 लाख टन 2022-23 में भारत का जो कुल खाद्यान्न है ये हुआ है। जो भारत का खाद्यान्न है तो सबसे ज़्यादा भारत ने चावल का उत्पादन किया है 1357.55 लाख टन। और जो चावल है तो विश्व में सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन है वो चीन करता है और सेकंड स्थान पर अपना देश भारत है। और भारत में सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन है वो पश्चिमी बंगाल करता है। और जो छत्तीसगढ़ है इसे धान का कटोरा कहते हैं, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर धान की विभिन्न किस्मों को बोया जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। दूसरे नंबर पर गेहूं का उत्पादन भारत ने किया है सबसे अधिक 1105.54 लाख टन। जो गेहूं है गेहूं का उत्पादन भी विश्व में सबसे अधिक चीन करता है और भारत में सबसे अधिक जो गेहूं का उत्पादन है वो यूपी करता है, यानी कि उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश ने किया है और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है और भारत गेहूं उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। ये मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स में सबसे अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। मिलेट्स का उत्पादन भारत ने 573.19 लाख टन किया है। मक्का का उत्पादन जो मक्का है 380.85 लाख टन का उत्पादन भारत ने किया है। मक्का का उत्पादन सबसे अधिक अमेरिका करता है, विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन अमेरिका करता है। दाल का उत्पादन 260.58 लाख टन भारत ने किया है और जो तिलहन फसल है
उसमें 413.55 लाख टन का उत्पादन किया है। जो गन्ना है, गन्ना में 4905.33 यानी कि 3 लाख टन का उत्पादन भारत ने किया है। और गन्ना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर ब्राजील है और जो दूसरा स्थान है वो अपना देश भारत का है। और जो कपास है, कपास का उत्पादन 336.60 लाख टन किया है भारत ने। अर्थात भारत ने सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया है और दूसरे स्थान पर गेहूं है। जो गन्ना है, गन्ना एक व्यापारिक फसल है और जो गन्ना है उससे चीनी प्राप्त किया जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो फसल आया है तो फसल के बारे में और बात कर लेते हैं। जो फसलें ऋतुओं के हिसाब से 3 प्रकार की होती हैं। एक रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल और तीसरा जायद की फसल। जो रबी की फसल है इसे अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और जो है मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। और रबी की फसल में जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, लाही इत्यादि जो है आलू, ये सब रबी की फसल है। अब आते हैं खरीफ की फसल। जो खरीफ की फसल है इसे मई और जून में बोया जाता है और इसे जो काटने का समय होता है वो अक्टूबर और नवंबर में काटा जाता है। जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, कपास, उड़द इत्यादि जो फसल हैं ये खरीफ की फसल है। और ये जो जायद की फसल है इसे फरवरी मार्च में बोते हैं और वही मई में काटते हैं। ये सब्जी और खीरा, ककड़ी, तरबूज है जायद की फसल। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? तो जो NCERT है, NCERT ने अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसके मतलब ये है कि जो अपना चंद्रयान वेब पोर्टल है तो NCERT ने इसे अपनी पुस्तक है उसमें पाठ के रूप में सम्मिलित किया है। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल को क्यों सम्मिलित किया है? क्योंकि जो चंद्रयान मिशन है, तो चंद्रयान मिशन के बारे में जो छात्र हैं उनको जानकारी देने के लिए, चंद्रयान मिशन की जानकारी देने के लिए छात्रों को NCERT ने अपने पुस्तक के लेसन में अपना चंद्रयान वेब पोर्टल को अपनाया है या बनाया है। अब ये जो NCERT है तो NCERT की जो स्थापना है 1961 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये दिल्ली में है। और अब अगले बिंदु पर चलते हैं। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप असम में लॉन्च हुआ है और फास्टर पोर्टल, सुपेश पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल को सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। उद्गम पोर्टल RBI ने लॉन्च किया है और उल्लास मोबाइल ऐप इसे केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है और यूविन जो पोर्टल है इसे भी केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। प्रहरी ऐप BSF के लिए जो गृह मंत्रालय है उन्होंने लॉन्च किया है। गृह मंत्रालय ने BSF जवान के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो रघुवर दास को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जो रघुवर दास हैं ये गणेशी लाल के स्थान पर आए हैं और जो रघुवर दास हैं तो पहले ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास थे और इन्होंने गणेशी लाल के स्थान पर
उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जो इंद्रसेन रेड्डी हैं ये तेलंगाना के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं और इंद्रसेन रेड्डी जो हैं ये सौंदर्या राजन के स्थान पर पद ग्रहण करेंगे तेलंगाना राज्य के राज्यपाल के रूप में। जो इंद्रसेन रेड्डी हैं ये पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे और वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। जो विश्वनाथ अर्लेकर हैं ये बिहार के राज्यपाल हैं। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। राज्यपाल से संबंधित जो पॉलिटी में बातें हैं उसे जान लेते हैं। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा और जो केंद्र की कार्यपालिका है उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ है और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल क्षमा दान सकती है लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता है और अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के पास विधेयक संबंधी 3 विकल्प होते हैं, जैसे एक विधेयक को रोक लिया जाए, दूसरा उस पर सहमति जता दी जाए और तीसरा राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रख दिया जाए। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पीएम मोदी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS की ट्रेन का उद्घाटन किया है। इस ट्रेन का क्या नाम है? नमो भारत जो ट्रेन है ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS ट्रेन है। जो RRTS ट्रेन है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्टेशन है गाजियाबाद में शाहिबाबाद स्टेशन, तो शाहिबाबाद स्टेशन से दुहाई स्टेशन तक यानी कि दुहाई डिपो है, तो साहिबाबाद स्टेशन से दुहाई डिपो तक इसकी दूरी 17 किलोमीटर है। तो शाहिबाबाद रेलवे स्टेशन से पीएम मोदी ने जो RRTS ट्रेन है उसको लॉन्च किया है और इसका जो पहला रूट है ये 17 किलोमीटर का होगा। कहाँ से? साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से जो दुहाई डिपो है वहाँ तक। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। अब जो ये ट्रेन है RRTS ट्रेन, इसकी जो स्पीड है मैन्युफैक्चरिंग स्पीड यानी कि जो इसकी निर्माण स्पीड है ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी जो औसत स्पीड है ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो ऑपरेशन स्पीड है तो ऑपरेशन स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। रिपीट कर लेते हैं। जो इसकी निर्माण स्पीड है ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी औसत स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो ऑपरेशन स्पीड है ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये जो वंदे भारत ट्रेन है इसे ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से गगनयान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। जो ये गगनयान मिशन है ये मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के द्वारा मानव को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। और जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो व्हीलर द्वीप है ये उड़ीसा में स्थित है और व्हीलर द्वीप से जो DRDO है ये अपने जो हथियार है उसका परीक्षण करता है
और थूथुकुड़ी स्पेस सेंटर ये इसरो का दूसरा स्पेस सेंटर है। यहाँ से छोटे उपग्रह लॉन्च करेगा और ये तमिलनाडु में स्थित है, थूथुकुड़ी जिला में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये केरल राज्य में स्थित है। अब जो अन्य मिशन है इससे इसरो से संबंधित उसकी बात कर लेते हैं। तो चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन है ये PSLV-C11 के द्वारा लॉन्च किया गया। इनकी PSLV-C11 के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया 2008 में। और फिर चंद्रयान जो सेकेंड है ये GSLV-MK3 M1 के द्वारा लॉन्च किया गया 2019 में। और LVM-3 M4 के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। कब? अभी जो 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया, जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा। और इस प्रकार चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला विश्व में प्रथम स्थान हासिल किया भारत ने। और जहां ये पहुंचा और लैंडिंग किया उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। और इसमें एक लैंडर होता है और दूसरा रोवर होता है। लैंडर और रोवर, जो लैंडर है उसका विक्रम नाम है और रोवर का नाम, जो ये रोवर है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। रोवर में 6 पहिए होते हैं। अब ये जो इसीलिए जो 23 सितंबर 2023 को जो चंद्रयान है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष मनाए जाने की घोषणा की है भारत सरकार ने। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। LVM-3 M2 से वन वेब इंडिया 1 मिशन लॉन्च किया गया। जो वन वेब इंडिया 1 मिशन है इससे इसरो ने जो 36 कॉमर्शियल उपग्रह को लॉन्च किया। और LVM-3 M3 जो रॉकेट है इससे वन वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया गया। और वन वेब इंडिया 2 मिशन के द्वारा जो ये 36 कॉमर्शियल उपग्रह लॉन्च किया गया था इसको उनकी कक्षा में स्थापित किया गया है। अगला है SSLV-D2 मिशन। तो SSLV-D2 रॉकेट से EOS-07 लॉन्च किया गया है। जो EOS-07 लॉन्च किया गया है इससे आज़ादी सैट-2 उपग्रह को लॉन्च किया गया। यानी कि आज़ादी सैट-2 उपग्रह को SSLV-D2 रॉकेट से EOS-07 मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया। जो SSLV इसका फुल फॉर्म स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल D2 है। PSLV-C55 के द्वारा, PSLV जो C55 है इसके द्वारा टेलोस मिशन को लॉन्च किया गया। और टेलोस मिशन के द्वारा उपग्रह यानी कि सिंगापुर के 2 उपग्रह लॉन्च किए गए। अब ये GSLV-F12 है। GSLV-F12 के द्वारा NVS-01 ये मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन के द्वारा जो भारत की नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम नाविक है। तो नाविक का जो पहला उपग्रह है, नाविक श्रृंखला का पहला उपग्रह NVS-01 मिशन से लॉन्च किया गया है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने किस टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर फोर्स प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया है? नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व। इन तीनों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया है। अब अरुणाचल प्रदेश आया है तो इसे मानचित्र में समझ लेते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये पूर्वोत्तर भारत का मानचित्र है। ये मुख्य भारत है और पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भारत से यहाँ पर एक सिलीगुड़ी गलियारा है वो जोड़ता है। और जो सिलीगुड़ी गलियारा है ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इसकी जो लंबाई है ये 28 किलोमीटर की है और ये मुख्य भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है। पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य आते हैं और इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। जो अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश में कमलांग टाइगर रिजर्व और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा टाइगर रिजर्व और दीफू दर्रा, यांग्याप दर्रा, बोमडिला दर्रा ये सभी स्थित हैं।
और जो इसकी राजधानी है वो ईटानगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। और जो ये है अरुणाचल प्रदेश है, ये भूटान से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आके प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में दो नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। एक सबसे ऊपर मिलती है दिबांग नदी और ये लोहित नदी। जो लोहित नदी है इसे खूनी नदी कहते हैं और ये यांग्याब दर्रा से भारत यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी है और इसका नाम असम में ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और ये नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ये मणिपुर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर का जो मार्शल आर्ट है वो उसे थांगटा कहते हैं और मणिपुर में लोकटक झील है जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसी झील में काबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है और काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व प्रसिद्ध है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में शंघाई हिरण पाया जाता है। जो शंघाई हिरण पाया जाता है वो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क पे पाया जाता है। इसीलिए शंघाई महोत्सव का आयोजन भी मणिपुर में होता है। ये मिजोरम है और ये त्रिपुरा है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से अभियान चक्र 2 का संबंध है। ये जो अभियान चक्र 2 है ये वित्तीय धोखाधड़ी को प्रतिबंधित करने के लिए चलाया गया है और सीबीआई ने चलाया। जो सीबीआई है इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। सीबीआई की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो हेड हैं ये प्रवीण सूद हैं। प्रवीण सूद इसके हेड हैं और जो सीबीआई है इसका हिंदी में नाम केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी है। अब अन्य बिंदु पर चलते हैं। जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है इसके जो अध्यक्ष हैं यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सीबीआई के जो हेड हैं यानी कि निदेशक है ये प्रवीण सूद हैं और मुख्य सतर्कता आयुक्त के जो हेड हैं ये प्रवीण कुमार हैं और केंद्रीय सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। जो चुनाव आयोग है भारत निर्वाचन आयोग ये 3 सदस्यीय है जिसमें मुख्य राजीव कुमार हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और लेखा जो परीक्षक हैं ये एस दुबे हैं। महान्यायवादी आर वेंकट रमणी हैं और मुख्य न्यायाधीश भारत के DY चंद्रचूड़ हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आज की क्लास समाप्त हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।